तो हमारे बगीचे में आज पहला फूल नाशपाती में आ चुका है, खिल चुका है। और अगर हम बाकी बातें करें तो पिंक बर्ड स्टेज ऑलमोस्ट पीयर में हमारे आ चुकी है। ये हमारे इस साल की स्ट्रैप ग्राफ्टिंग। और एक चीज़ आपको मैं और साझा करना चाहूँगा, मैं आपको हर साल बोलता हूँ कि यहाँ पर एक पीस रखिए, ये पीस रहने देना चाहिए और इतने ऊपर से काटना चाहिए, और अगले साल इसको हम यहाँ से काटेंगे और ये डायरेक्ट ग्रो करेगा। इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की, अगर आपके वुलिया एफिड ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर नीचे इंसेक्टिसाइड की ड्रेंच करनी है या ग्रेनुअल फॉर्म में। नमस्कार बागवान साथियों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आजकल बगीचे में होने वाली एक्टिविटीज़ की। बगीचे में किस किस तरह की स्टेजेस आजकल चलती है और उस दौरान बागवानों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही बात होगी स्केल की, वूली एप्पल एफिड्स की, रूट रॉट की, और स्प्रे करने के लिए हमें किस स्टेज को पकड़ना है स्प्रे हमारी, ताकि पौधों को सही समय पर मिल जाए। इन सभी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है प्रोग्रेसिव बागवान डिम्पल पांचटा जी, जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो अगर हम इस साल के सीज़न की ही बात करें तो हमारे बगीचे में आज पहला फूल नाशपाती में आ चुका है, खिल चुका है। और अगर हम बाकी बातें करें तो पिंक बर्ड स्टेज ऑलमोस्ट पीयर में हमारे आ चुकी है, अब देखेंगे। और ये पैखम पीयर है। और इसके साथ साथ अगर हम सेब की बात करें तो हाफ इंच ग्रीन, कुछ हाफ इंच से ग्रीन से आगे आप देखिएगा हल्का सा हमारे को पिंक बर्ड भी दिखना शुरू हो गया है स्पर में। ये हमारे लगभग 7 साल के जेरोमाइन के प्लांट्स है सीडलिंग के ऊपर, और आप देखेंगे ये भरपूर हमारे बीमों से भरे हुए हैं, पूरी तरह भरा, और बहुत हेल्दी बर्ड है इस साल। आप देखिए ये स्टेज, ये लगभग कुछ हाफ इंच से ग्रीन से आगे आके टाइट क्लस्टर पे हम पहुंच चुके हैं, कुछ में पिंक बर्ड आने को है। और इस साल थोड़ा अनइवन भी है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि विंटर्स ज़्यादा अच्छे से नहीं बरसे, बहुत लेट हमारे को बारिश आई, चिलिंग हवा। और ये रॉयल के भी है कुछ। मुझे लगता है कि 4-5-7 दिन में हमारे को फूल दिखने शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं बागवान साथियों आपको बताना चाहूँगा, बीच बीच में आपको ऐसे सिम्टम भी दिखेंगे प्लांट के अंदर जो कि सेंजो स्केल के हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हमारा एचएमओ की स्प्रे हो चुकी है, और जो इस तरह के लाल लाल से निशान आपको स्किन के पास दिखेंगे वो सेंजो स्केल है। और अब ये सांस लेने के लिए अपना स्पोर्स को खोल देती है। जो हमारी एचएमओ की स्प्रे हुई है वो पूरी प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर फिल्म चढ़ गई है, जिससे ये दम घोट के मरेगा। और आपको एक ध्यान रखना है एचएमओ करते हुए कि एक पौधे में जब आप एचएमओ की स्प्रे करते हैं उसको पूरी तरह से भिगो दे, क्योंकि अगर आप भिगोएंगे नहीं तो वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। और अगर हम यहाँ पर अभी ग्रैनी स्मिथ की बात करें तो ऑलमोस्ट पिंक बर्ड आने वाला है, 2-4 दिन में हमारे पास पिंक बर्ड होगा, ये देखिए। और जो मेरे पास ग्रैनी स्मिथ है ये भरपूर भरा हुआ है, जो कि ब्लाइंड वुड से परेशान रहते हैं लोग, मगर यहाँ पर हमें ऐसी भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ग्रैनी स्मिथ है उसमें आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है प्रूनिंग का। अगर आपकी प्रूनिंग खराब हुई तो ये ब्लाइंड वुड में जाएगा और प्रोडक्शन कम देगा, आपको बीमा कम बनता है इसमें। ये हमारे प्लांट की कैनोपी टिल एंड तक।
पिंक वर्ड्स। अंशुल बनोल्टा जी बिल्कुल भी नहीं, अब आप डोडिन या सल्फर बिल्कुल नहीं कर सकते इस स्टेज पे। लेट करेंगे तो दिक्कत आएगी, और अगर आप डोडिन करेंगे तो आपको फिर एचएमओ अवॉइड करना पड़ेगा। ये देखिए प्लांट कैनोपी। ये हमारे प्लम, और मुझे ये फील हो रहा है कि इस साल प्लम की फसल कुछ कम लग रही है मुझे। उसका बड़ा रीज़न है कि जब हमारा वेदर ख़राब हुआ तो ये पूरी तरह फ्लावर हो चुका था। अभी इतनी अच्छी सेटिंग प्लम में नहीं दिख रही है। होपफुली आने वाले समय में शायद हो सकता है कि क्रॉप आ जाए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे साझा करना चाहता था रिगार्डिंग तौलिया। जब आप तौलिया करते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो ये अंदर का भाग है, यहाँ से अंदर का भाग है, इसको आपको कस्सी से नहीं छेड़ना है, नहीं खोदना है। बिल्कुल भी यहाँ कस्सी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कस्सी को हिट यहाँ करेंगे उतना ज़्यादा डैमेज होगा हमारा रूट जोन और कॉलर हमारा। उससे क्या हो जाएगा कि वहाँ पर रूट रॉट, वुली एपल एफिड, ये सारी बीमारियाँ यहाँ पर आएगी। दूसरा, खास तौर पर जिनके रूट रॉट की समस्या है, जो ये आपकी बाहर की नाली है और जो तौलिया का स्लोप है, ये हल्का सा नीचे की ओर होना चाहिए। यहाँ पर ना यहाँ पे पानी रुकना चाहिए और ना ही इस नाली में बाहर कहीं भी पानी रुकना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। पानी की निकासी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, तभी जाके आपके रूट रॉट से आप लोग बच पाएंगे। अदरवाइज ये समस्या दिन प्रतिदिन विकराल होती रहेगी आपके लिए। और उसके साथ साथ आजकल का जो बहुत ही बढ़िया टाइम है वो है मल्चिंग करने का। ये अभी हमने जो ग्रीनरी आ गई थी, जो खाद को खा लेता था घास, उसकी हल्की हल्की ऊपर से हमने गुड़ाई की और बाहर से हल्की हल्की तौलिए की सफाई की है। मगर अंदर का भाग तो हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे हैं। बहुत सालों के बाद लास्ट ईयर हमने तौलिया किया था, मगर इस बार हल्की हल्की गुड़ाई करके, थोड़ी सी फिनिशिंग करके, और ये हरे घास की हम ग्रीन मल्च कर रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम सूखे घास की मल्चिंग करेंगे, क्योंकि जितनी अभी आपको मॉइस्चर को बचा के रखना है, क्योंकि तभी वो आगे काम आएगा। अदरवाइज आपको समस्या आ जाएगी बगीचों में। ये देखिए, जो भी आपका तौलिया बनता है या कुछ ऐसी एक्टिविटी आप करते हैं तो आपको स्लोप रखना है, और यहाँ पर का विशेष ध्यान रखना कि यहाँ आप इसको डैमेज ना करें। ये हमारे इस साल की स्ट्रैप ग्राफ्टिंग, और आप देखेंगे इस थिकनेस को, जो मैं आपसे हमेशा साझा करता हूं कि मोटी पावल्टी या मोटा स्टॉक होना चाहिए, ये है वो। और हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो काफ़ी ऊपर हुई है। ये लगभग 2 साल की हो चुकी है ये पावल्टी, और इस साल हम इसमें ग्राफ्ट कर रहे हैं। मोटे में ग्राफ्ट करके आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि एक साथ ही आपका बगीचा ग्रो करेगा और बहुत जल्दी बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। हम लोग अमूमन पतली उसमें पावल्टी में कलम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। आप देखिए कि कितनी थिकनेस है। ये मुझे लगता है कि ये 50 mm के आसपास है, और लगभग 500 से 600 ग्राफ्टिंग इस साल हमने ऐसी की जो सेकंड ईयर में थी। और इसको हमने, इस पे हमने जो वैरायटी डाली है वो यहाँ पर गाला डाला है, नेरिसिमो। और इस साल बड को देख के बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है, और उम्मीद है कि सभी किसान भाइयों के अच्छी फसल होगी, क्योंकि काफ़ी सालों से क्रॉप नहीं आ रही थी लोगों के। और इस साल हम ये उम्मीद करते हैं कि भी क्रॉप हमारे अच्छे से आ जाए। एचएमओ के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखे मैंने 1-2, तो 4 लीटर एचएमओ आपको अप्लाई करना पड़ेगा 1/2 इंच ग्रीन पे। और जो ये वाली स्टेज है ये बहुत उपयुक्त है। मैंने 2-3 दिन पहले कर दी स्प्रे। उसका एक रीज़न था कि पियर में हमारा इंसेक्ट आ गया था, जिसके लिए हमें सारे में ही एप्लीकेशन करनी पड़ी। यहाँ हल्का सा जल्दी था, मगर जो अभी की सिचुएशन है आपके एचएमओ के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। एक चीज़ आपको मैं और साझा करना चाहूँगा। मैं आपको हर साल बोलता हूँ कि यहाँ पर एक पीस रखिए, ये पीस रहने देना चाहिए और इतने ऊपर से काटना चाहिए।
और अगले साल इसको हम यहाँ से काटेंगे और ये डायरेक्ट ग्रो करेगा, जैसा कि हमने इसको यहाँ पे काटा है इस साल जो लास्ट ईयर का। मगर कुछ जगह पे हम ऐसी गलतियां करते हैं कि ये देखिए, जब आप आइस के क्लोज से काटते हैं तो आप देखिए जो टहनी सीधी जानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं यहाँ से घूम चुकी है इस साइड को बाहर की ओर। और तभी हम कहते हैं कि भी इसको थोड़ा ऊपर से काटना चाहिए ताकि ये स्ट्रेट जाए और सीधी जाए। ये मेन ब्रांच थी अंदर से, ये वाली, ये देखिए यहाँ से टेढ़ी हो गई है, जबकि मैक्सिमम हमें ऐसे काटना चाहिए। अभी का जो ये घास है इसको काटना और इसी में डालना ये बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज जितनी खाद थी वो सारा ये घास खा जाएगा अभी। और अभी हमने किसी भी तरह की कोई भी खाद नहीं डाली है, पिछले कई वर्षों से नहीं डाल रहे, सिर्फ एक साल हमने नाइट्रोजन अप्लाई की थी। और इस वर्ष क्योंकि मैं प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग के बाद ही न्यूट्रिशन का प्रोग्राम के तहत खादें डालता हूं, मगर अभी मुझे किसी भी तरह की खाद की जरूरत नहीं है। हाँ, 3-4 दिन के बाद हम जरूर इसमें गोबर डालेंगे और भरपूर मात्रा में डालेंगे। जो हमारा बड़ा प्लांट होगा इसमें लगभग हम 80 से 100 किलो डालेंगे, और जो हमारे छोटे प्लांट है उसमें हम 20 किलो से लेकर 50 किलो तक, जितनी एज है तौलिए की पौधे की, उतना हम इसको डालेंगे। और दूसरी बात आई, अभी तक मैंने नाइट्रोजन भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए भी मैं थोड़ा लेट हूं, क्योंकि मेरी ऐसी इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है वो अभी नॉर्मल है, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। और बड बहुत स्ट्रांग है, मैं जो नाइट्रोजन की डोज डालूंगा वो फ्रूट सेटिंग के बाद डालूंगा। और वही मेरा जो अपना रहता है नाइट्रोजन डालने का शेड्यूल, 60-40 यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट, या 50-50, जो भी आपको रेशियो ठीक लगे। इस साल जो मैं अप्लाई करूंगा, 1 कट्टा यूरिया, 2 कट्टे कैल्शियम नाइट्रेट 25-25 किलो के, 50 किलो कट्टे के ऊपर तरपाल के ऊपर मिक्स करके, और जो बड़ा ट्री है हमारा उसमें 1 kg तक डालूंगा। और सेकंड एप्लीकेशन में पोस्ट हार्वेस्ट पे करूंगा, क्योंकि इस साल बहुत ज्यादा चांस है बहुत अच्छी क्रॉप के। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी क्रॉप थी, मगर इस साल मुझे और ओवर क्रॉप की फीलिंग आ रही है, और सभी के आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि इस साल बहुत अच्छे सेब हो गए सभी लोगों के, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से कंटिन्यूसली हमने कहीं डिप करे हैं हम लोग, मतलब इतने अच्छी क्रॉप हमारे नहीं आई है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और जो आपकी प्रूनिंग ट्रेनिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि प्रॉपर आपकी कैनोपी डेवलप हो जाए प्लांट्स की। जितने भी ये फेदर्स है, ये 111 रूटस्टॉक पे रेड ब्लॉक्स का प्लांट है, और ऐसा कोई फर्क नहीं है ज़्यादा कि रॉयल में इसमें फ्लावर आने में, लगभग इक्वली चल रहा है। और दूसरी और एक चीज़ आती है जो इसके बाद जब लोग पिंक बर्ड के स्टेज के आसपास आएंगे तो सेंजो स्केल का प्रकोप बढ़ जाता है, और उसके लिए जो हमारे ट्रैप आते हैं उसका आप फिरामोन ट्रैप, उसको आप जरूर अपने बगीचों में लगाए। लगभग 600-700 रुपये का आता है, और शायद मुझे लगता है कि डॉक्टर ऑर्चर्ड कंपनी का आता है, बाकियों के आते कि नहीं ये इतना मुझे पता नहीं। उसको तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और उसको लगभग हमने यहाँ पर 6 फीट के ऊपर ऐसे हैंग कर देना है। और होता क्या है, सेंजो स्केल में सबसे ज़्यादा कि जो मादा है वो यहीं पर रहेगी पौधे के अंदर, और जो मेल है वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं तो मीटिंग के लिए। तो जब जो फिरामोन ट्रैप होगा उसमें गंध आएगी फीमेल की, और वो उसमें ट्रैप हो जाएगा। तो आप सेंजो स्केल को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते थे सेंजो स्केल के रिगार्डिंग, इस चीज का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की समस्या है कि भाई हमारे वुली एप्पल एफिड बहुत है, तो अगर आपके वुली एप्पल एफिड है तो आपने टीएसओ के साथ आप क्लोरोफोरिफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं 400 ml 200 लीटर वाटर में स्प्रे में। और उसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कि अगर आपके वुली एप्पल एफिड ज्यादा है तो आपको यहाँ पर नीचे इंसेक्टिसाइड की ड्रेंच करनी है, या ग्रेनुअल फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। इसको थोड़ा सा थाला बना के यहाँ लिक्विड फॉर्म में आप डाल सकते हैं, क्योंकि जितना वुली एप्पल एफिड होगा अभी वहाँ नीचे होगा वो, और वो वहीं पर किल हो जाएगा, फिर बाद में ऊपर नहीं आएगा। जिस लोगों के समस्या है, वैसे इंसेक्टिसाइड की रिकमेंडेशन मैं बहुत कम देता हूँ, जरूरत के अनुसार ही इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें, और ऐसे ही फालतू में उसको अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। तो एक ये चीज थी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा आप लोगों के मध्य, कि अगर जब एक क्वेश्चन और भी आता है कि हनी बीज को लेके, जब आपके बगीचों में लगभग 5% के करीब
फूल खिल जाए उसके बाद ही बगीचों में मधुमक्खियों को रखे। और जो बक्सा रखना है उसके सामने आप पानी का ढक्कन या कुछ भी बर्तन रखिए और उसके ऊपर डंडिया डाल दे, ताकि मधुमक्खियां वहां पानी पीने जाए और उसमें मरे ना डूब के। तो ये इस चीज का भी आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जब आप मधुमक्खी को लगाते हैं। और दूसरी बात, मधुमक्खी के बक्से लगाते हुए कि एक एक करके अलग अलग ना लगाए, जितना हो सके इकट्ठे लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए। उससे आपसी कंपटीशन बढ़ता है उनका और ज्यादा वर्क करती है हनीबी। और जब आप मधुमक्खी के बक्से लेके आए तो सस्ते के चक्कर में ना पड़े कि सस्ते रेट में मिला। अगर सस्ते रेट में मिल रहा है तो आपके उसके अंदर जो फ्रेम्स है वो कम होगी। तो कम से कम 9 फ्रेमों का बक्सा होना चाहिए आपके पास, पॉपुलेशन भी तो होनी चाहिए, अदरवाइज आपके थोड़े पैसों का भी कोई ज्यादा औचित्य नहीं रह जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का जब भी आप हनी बी, और कभी भी जल्दी ना करें। और दूसरी बात, जब आप हनी बीज का को लगा लेते हैं तो बगीचे में किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड की स्प्रे ना करें आप, बिल्कुल भी नहीं। इंसेक्टिसाइड से सारी हनी बीज मर जाएगी ऑलमोस्ट। तो इसीलिए इस चीज से भी आपको बचना पड़ेगा। और मौसम मुझे लगता है कि इस जो ये 4-5 दिन का था इसमें भी दगा दे गया हमें, और जो परसों की बारिश आई उसने काफी राहत दी है हमें। अब हमें इसको सेव करना है मॉइस्चर को। तो इसके लिए जो मॉइस्चर मैंने आपको बताया कि मल्चिंग का आप विशेष ध्यान रखें, अवश्य मल्चिंग कराए। जिसके पास घास की फैसिलिटी नहीं है वो मल्च मैट का, मल्च शीट का, किसी भी तरह का उपयोग कर सकते हैं। और अगर घास की ही आपने करनी है, सबसे बेस्ट तो घास की है। तो घास के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो नीचे पंजाब से जो पराली आती है वो बहुत महंगी नहीं आती है, उससे आप कांटेक्ट करके उससे भी आप मल्च कर सकते हैं। और घास भी कम उगेगा, मॉइस्चर रिटेन होगा, वो अपनी कीमत पूरी निकालेगा और आपको फालतू के खर्चों से भी बचाएगा और ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़िया बढ़ेगा। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि आजकल किस तरह से हमारे बगीचे में अलग-अलग स्टेजेस देखने को मिलती है और किस-किस समय पर बागवान साथियों को क्या-क्या सावधानियां रखनी है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको उचित समय पर मिलती रहेगी। हम बागवानी से संबंधित वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।